हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो अच्छे होंगे। आइए बेटा, आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में अपनी डिग्रीज ऑफ ईडी वाला पार्ट पढ़ लिया था। हमने 5 डिग्रीज की बात की थी और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आगे। हाँ, उस टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि बनने वाला है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर। यस बेटा, आपके एग्जाम में ईडी के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर किस तरह से हमें उनका आंसर करना है, यही हमारी आज की क्लास का कंटेंट है। इन शॉर्ट, सर हम कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अरे बेटा, ये सोच छोड़ दो कि कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। टारगेट ये रखो कि अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे निकालना है। सिंपल सी बात, वो कौन से कॉमन पैटर्न है जिनके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। तो बेसिक सोच के देखो ध्यान से। जब हमारे पास में हमने टाइप्स ऑफ ईडी की बात की थी बेटा, तो अगर आपको टाइप्स ऑफ ईडी की बात की थी, चाहे प्राइस की बात हो, इनकम की बात हो, क्रॉस की बात हो, तो अगर मुझे इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता हो कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, तो इन शॉर्ट अगर मैंने जो लिखवाया था याद करो वो दिन बेटा जब हमने बात की थी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, याद आया। हमने प्राइस ईडी में ही 3 टाइप लिखी थी, ऐसे हमने बाकी पार्ट में भी लिखा था। तो इन शॉर्ट इन्हीं स्टेप को यूज करके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। हम एक काम करेंगे, जरा बात नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आएंगे, मुद्दे की बात करेंगे। तो मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बनाने आ गए, ये बात मैंने हमेशा बोली है, अगर आपको क्वेश्चन बनाने आ गए, इन शॉर्ट क्वेश्चन वही बना पाता है जिसको आंसर आता हो। तो इन शॉर्ट क्या है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन बनाने आ गए, इसका मतलब है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका आंसर हमेशा सही होगा। आइए अप्लाई करते हैं, चेक करो। हम बात कर रहे हैं पहले प्राइस ईडी के क्वेश्चन की। तो मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलता हूं यहां पर, कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लेके चल रहे हैं प्राइस ईडी के ऊपर। अभी बात नहीं करूंगा कौन सा ईडी, हो सकता है एग्जाम में ना लिखा हो कि भैया ये प्राइस ईडी निकालना है, तो भी कैसे वो चलेगा प्राइस ईडी का पार्ट है। और आगे बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन बन रहा हूं, चेक करो। स्टेप नंबर 1 में ईडी निकालने तरीका क्या था। यहां तरीका था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइसेस। इज इट क्लियर। मतलब पहले केस में, केस नंबर 1 क्या बता रहा है, मतलब केस स्टेप नंबर 1 अब ये बताएगा कि अगर दोनों की दोनों वैल्यू परसेंटेज में दिखी, प्लीज 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 पहले समझेंगे फिर बात करेंगे, ठीक है। ये केस नंबर 1 बताता है कि अगर डिमांड भी परसेंटेज में दी गई हो और प्राइस भी, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा, और प्लीज स्टेप बाय स्टेप ही आप लोग चलेंगे, ठीक है। अगर डिमांड भी परसेंटेज में दी और प्राइस भी परसेंटेज में दी तब क्या होगा, तो उसे बोलेंगे हम स्टेप नंबर 1 आइए बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखता हूं और फिर बाद में इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके, आइए बात करते हैं। लिखो बेटा, तुम क्वेश्चन लिखना शुरू करो। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो। इफ दोनों वैल्यू, याद करना अभी क्या लिया, स्टेप नंबर 1 में हम दोनों वैल्यू परसेंटेज में लेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम एक परसेंटेज में लेंगे और एक हमारे पास चेंज में लेंगे, और स्टेप नंबर 3 में हम सारी वैल्यू चेंज में लेने वाले। ओके, आइए बात करते हैं। तो यहां पर 3 नहीं 4 टाइप बन सकते हैं क्वेश्चन के, बताओ कौन कौन से नोट करते हैं। लिखो बेटा, लिखो लिखो। इफ प्राइस ऑफ किसी भी कॉमोडिटी का नाम लो, एग्जांपल जो भी आपको दिखे, एग्जांपल इफ प्राइस ऑफ, एग्जांपल में कहता हूं आइसक्रीम लेता हूं। इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम चेंजेस फ्रॉम 10%, चेंजेस बाय लिख सकता हूं, चेंजेस बाय 10%। मैं कहता हूं अगर मान लीजिए आइसक्रीम के प्राइसेस 10% से चेंज हो गए, चेंज का मतलब यहां पे वर्ड नहीं लिखा उसने, चेंज मतलब, चेंज का नॉर्मली मतलब क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज, इसने नहीं मेंशन किया। अगर ये चाहता, ध्यान रखना एग्जामिनर, प्लीज देखो ध्यान से, क्वेश्चन के पैटर्न को सीख जाओ, कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। पॉइंट क्या है, चेंज का मतलब क्या, इंक्रीज या डिक्रीज की बात कर रहा है। तो जरूरी नहीं है एग्जाम में चेंज लिखा मिले आपको, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज वर्ड भी लिख मिल जाता, तो उसका मतलब भी चेंज ही था। तो क्या बोला, इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम चेंजेस फ्रॉम बाय 10%, कोमा लिखो, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, लिखो द डिमांड ऑफ आइसक्रीम। पहले हम सिंपल चलेंगे फिर आगे बढ़ते रहेंगे। द डिमांड ऑफ आइसक्रीम, और प्लीज मैं कह रहा हूं बेटा सिर्फ और सिर्फ पैटर्न फॉलो कर लो, उसके बाद अपने सारे क्वेश्चन क्विकली कर पाओगे आप लोग। कह रहा डिमांड ऑफ आइसक्रीम, मैं लिख रहा हूं एग्जांपल के लिए चेंजेस फ्रॉम, मैंने मेंशन नहीं किया, लिख रहा हूं चेंजेस फ्रॉम 20%। तो लिख रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बना लिया, मतलब चेक करो दोनों की वैल्यू मैंने परसेंटेज में रखी है। इज इट क्लियर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो बताओ, आपने अभी देखा स्टेप नंबर 1 हमारे फॉर्मूला नंबर 1 में दोनों वैल्यू परसेंटेज में थी। आइए सेकंड में बात कर लेते हैं। सेकंड में बात करने वाला हूं स्टेप नंबर 2 की, जहां पर मैं काम करने वाला हूं कि मैं एक वैल्यू रखूंगा परसेंटेज में और एक वैल्यू रखूंगा आपके पास में चेंज के अंदर। ओके सर, कैसे, आओ दिखाता हूं।
और चेक करना क्या यही सारी पैटर्न आपके एग्जाम में है नहीं, आपके आईसीए मॉड्यूल में है नहीं, चेक करना। आई लिखते हैं, लिखो बेटा, सेम क्वेश्चन चेंज करता हूं, लिखो। मैं कह रहा हूं इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की बात ही करोगे, हाँ सेम बात कर लेते, याद रहे आपके पास में। इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम चेंजेस बाय 10%, if price of ice cream changes by 10%, लिखो, ड्यू टू विच, अब इसका मतलब क्या है, मुझे सेकंड पार्ट क्वेश्चन में कौन सा, अभी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, सेकंड पार्ट कौन सा लेने वाला हूं मैं, सारी सेकंड पार्ट वैल्यू में लेने वाला हूं। लिखो, ड्यू टू विच, लिखो, द डिमांड, डिमांडेड यूनिट का मतलब भी डिमांड ही होता है, ये लिखा मिल जाए यूनिट डिमांडेड, बात एक ही है, यूनिट्स का मतलब है डिमांड, तो डिमांड, डिमांडेड यूनिट्स, लिखो, increase by, increase from, increase from, लिखो, 20 units to 40 units, लिखा है फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ ईडी। चेक करो, यहां पर ये मेंशन नहीं किया कि प्राइस ईडी है नहीं है, बट वो अंडरस्टूड है कि सर ऊपर जो बात की गई है वो प्राइस की बात की गई है, चेक करो, और डिमांड की बात की है। जब प्राइस डिमांड की बात की है, ऑटोमेटिकली वो कौन सा है, वो आपका प्राइस वाला ईडी है, या तो लिखेगा या नहीं लिखेगा, सिंपल सी बात। नोट करो क्वेश्चन को पहले, इन शॉर्ट जितने भी पैटर्न हैं सब पे क्वेश्चन बनाएंगे और रिसॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद में आपको यही पैटर्न हर जगह मिलने वाला है बेटा। तो क्वेश्चन वन में हमने क्या किया, क्वेश्चन वन में हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू को परसेंटेज में रखा, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन टू में अभी मैंने ऑप्शन नहीं लिए इसमें, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऑप्शन के पीछे भागना ट्राई भी नहीं करना, हमें अपने क्वेश्चन की आंसर की वैल्यू निकालनी है और आंसर को चेक करना कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन हमारा, बस हमें उसके दिखे आंसर को नहीं देखना, सिंपल सी बात है, हमें देखना हमारी वैल्यू क्या है, हमें इतना कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर। चले नोट करो इसको। सेकंड में क्या गया, सेकंड में एक वैल्यू परसेंटेज में रखी मैंने, और सेकंड वैल्यू किस में रखी मैंने, यूनिट में रखी। तो पॉसिबिलिटीज ये भी है कि आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमने प्राइस को परसेंटेज में लिया, हो सकता है एग्जाम में डिमांड को परसेंटेज में ले ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चले बात करें, आगे चले। हमने दो क्वेश्चन बनाए, दो टाइल के ऊपर, अब हमें आगे बढ़ने वाले हैं, थर्ड पे बनाने वाले हैं। और ये तो अच्छा होने वाला है, हाँ बेटा, अगर आपने पैटर्न सीख लिया तो दिक्कत कभी नहीं आने वाली। इसीलिए इंस्टेड ऑफ आपको प्रैक्टिस करना कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इससे बेटर क्या है आप अपनी पैटर्न को सीखो ध्यान से। चले आइए, तो बताओ बेटा आपके पास नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है। ये वाला पैटर्न हो गया स्टेप नंबर 1, हमने लिखा था स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। आता हूं स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 में क्या है, देखो ध्यान से, स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में आपके पास चेंज की बात की गई है, रिमेंबर। और चेंज डेल्टा डी, डी डी को कैसे करते हो, मतलब इनिशियल डिमांड कितनी थी माइनस चेंज होगी डिमांड कितनी है, रिमेंबर द गैप, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड द चेंज पार्ट, मतलब सेम ऐसे चेंज इन पी क्या है, प्राइस कितना और प्राइस कितना हो गया, द गैप इज नोन एज, उसे कहा जाएगा, क्या बोलेंगे बेटा, दैट विल बी नोन एज, दैट इज चेंज कहलाएगा। ओके आइए बात करते हैं। तो कहने का मतलब हर एक चीज की वैल्यू अलग लेनी है आपके पास में। तो लिखते हैं क्वेश्चन, लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। एग्जाम्पल नाम सेम ले लूं, कोई भी नाम ले लो, एग्जाम्पल फुटबॉल, आइसक्रीम, लैपटॉप, फोन, कुछ भी नाम दिया हो मिलेगा, रिमेंबर। आइए बात करते हैं। तो लिखता हूं, मैं कहता हूं, अब कह रहा हूं इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम, मतलब अब मैं परसेंटेज की यूज नहीं करने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब पैटर्न नंबर 3, लिखो इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम increases from rupees 2 to अब यहां पे क्लियर बताओ चेंज क्या आता है, ₹4, देखो देन द डिमांड फॉर द आइसक्रीम ड्यू टू, लिखा मिले ना मिले कोई बात नहीं है, बट पॉइंट यहां पे है, एंड ड्यू टू विच, सीधा भी लिखा मिल सकता है, द डिमांड फॉर द आइसक्रीम decreases from 4 units to 3 units। इसका मतलब आप चेक करो, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड का गिरना, ये कौन सी गुड्स में होता है, नॉर्मल गुड्स, मतलब क्वेश्चन कौन सी गुड्स का है, नॉर्मल गुड्स का है। अगर मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाऊं गिफन गुड्स का, क्या क्वेश्चन बनेगा, जवाब देना। लिखो क्वेश्चन नंबर 4,
चेंज करता हूं, लिख रहा हूं इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम, रिमेंबर, इंक्रीजेस फ्रॉम, वैल्यू जो चाहे वो लिख लो, ₹10 to ₹20, and demand for the ice cream, the demand changes, चेंज किया मैं वही लिखता हूं, डिमांड इंक्रीजेस लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ भी ये गिवन गुड केस है। तो जरूरी नहीं कि आपकी वैल्यू पूछे कि क्वेश्चन देखिए ये भी पूछ सकता है कौन सी गुड्स है, ध्यान रखना। इट इज नॉट नेसेसरी कि पूछेगा बताओ भैया ऑप्शन ए का आंसर क्या है, ना 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 ना, पॉसिबिलिटी ये भी क्वेश्चन देखिए पूछे बता गुड्स कौन सी है, उसे बोलेंगे टिपिकल क्वेश्चन बात करते हैं। दैट डिमांड राइजेस फ्रॉम, बच्चे कहते हैं हमने पढ़ा ही नहीं था, हाँ इसीलिए तो, राइजेस फ्रॉम लिखो 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स। अब चेक करो प्राइस की इंक्रीज होने पर डिमांड भी बढ़ रही है, कब होता है, क्वेश्चन गलत नहीं हो गया, ये कौन सा केस है, गिवन गुड केस है, ओके। अब लिखो इसी में कैटेगरी नंबर 3 लिखवाता हूं, 4th 5th लिखवाता हूं। ये तो बात हो गया हमारे पास में कि अगर सब दोनों की वैल्यू दे दी गई, लेकिन किंतु परंतु इंक्रीज डिक्रीज की बात करें, लेकिन सर किसी क्वेश्चन में अगर मान लो ये तो 2 लिखा आपने, बाई लिखा मिले तो लिखो क्या होता है, लिखो, लिखवाता हूं। जितनी भी टाइप बन सकती है सब टाइप को लिखते हैं पहले, ठीक है, ओके। लिखो इफ प्राइसेस ऑफ आइसक्रीम, if price of ice cream लिखो increases by 5 रुपीज, मैंने बाई लिखा है 5 रुपीज, बाई वर्ड डिनोट करता है चेंज को, मतलब आपको ऑलरेडी उसने चेंज दे दिया, ठीक है, याद रखना। 2 वर्ड करता है कि भैया इतने से इतना हो गया, रिमेंबर, मतलब दोनों वैल्यू दे दी गई है। तो बाई 5 रुपीज लिखो द डिमांड फॉर द सेम कॉमोडिटी, मतलब आइसक्रीम। लिखने का पैटर्न है, हमारे लिखने का पैटर्न देखना ही नहीं, हमें बात करनी है बस हमारे आंसर क्या मिल रहा है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया। सेम कॉमोडिटी लिखते रहो, अभी क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या लिखे, द डिमांड फॉर द कॉमोडिटी, सेम कॉमोडिटी लिखो, इसमें इंक्रीज लिखा कह रहा हूं, डिक्रीजेस फ्रॉम, गिर गई कितने से लिखो, कह रहा हूं 20 यूनिट्स, वैल्यू कुछ भी मिले टेंशन नहीं है बेटा, 20 यूनिट्स टू 30 यूनिट्स। चेक करो मैंने एक में लिया है, इसमें जितने तुम्हारे क्वेश्चन माइंड में उठ सकते हैं पूछ सकते हैं, मोस्टली मैं कवर कर लूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा पिक करेंगे। ऊपर लिखना भूल गया, लिख लो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईडी, इसमें लिख लो फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ ईडी, वैल्यू ऑफ ईडी, या सीधा लिख दो ईडी, फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट के बना रहे हैं, अभी 5 क्वेश्चन लिख लिए, अभी एक क्वेश्चन और लिखवाऊंगा इसके ऊपर, इसमें अगर ईडी की वैल्यू दे दे और बाकी वैल्यू मिस कर दे क्या करेगा। क्वेश्चन की स्टाइल यही होती है बेटा, या तो आपके पास में परसेंटेज में देगा, या एक परसेंटेज में देगा, एक आपके पास वैल्यू डाल देगा, या आपके पास इंक्रीज डिक्रीज की बात करेगा, मतलब सारी वैल्यू दे देगा, या फिर एक बाई में लिख के दे देगा और बाकी पार्ट आपके यूनिट में लिख के दे देगा, या फिर क्या करेगा ईडी की वैल्यू दे देगा और बोलेगा भैया कोई एक वैल्यू मिसिंग कर देगा, तो क्या करोगे, तो उसे बोलते हैं मिसिंग क्वेश्चन, मिसिंग फिगर क्वेश्चन। तो वो 6 क्वेश्चन वही होने वाला है मेरे पास में। पहले इन 6 क्वेश्चन कैटेगरी को लिखते हैं और चेक करो बेटा क्या यही क्वेश्चन तो बनते हैं एग्जाम में, चेक करो। बच्चे बोलते हैं सर बेसिक क्वेश्चन, अरे बेसिक क्वेश्चन कैसे हुआ, सोचो ध्यान से, तो 6 टाइप हो गई तो 6 टाइप के क्वेश्चन भी तो बन सकते हैं, हाँ या ना, यस सर, नोट कर रहे हो, अरे हाँ कर रहे हैं सर, नोट करो पहले फिर समझेंगे इसे हम। और अगर आपको ये वाला पार्ट आ गया तो सारा पार्ट आ गया, ओके। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर इनको सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन वो नहीं करना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना, ना 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 ना, हमारे पास में फिगर्स हमारे पास धीरे धीरे अपनी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, फिर फिगर लिखेंगे आंसर निकालेंगे, ऐसा करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे बताऊंगा बेटा, अब भी नोट करते रहो। ये क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, तो आप बनाएंगे, ध्यान रखना क्वेश्चन, ये होमवर्क भी रहेगा मेरी साइड से, जितने चाहो उतने क्वेश्चन बनाओ और उसके अकॉर्डिंग और सोल्यूशन करो। एक बार अगर आपको आ गया तो सिंपल सी बात बेटा, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती अपने आंसर निकालने के लिए। चले आगे बढ़े, अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले क्वेश्चन में क्या किया, दोनों वैल्यू परसेंटेज वाली ले ली, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन में एक वैल्यू परसेंटेज की ली और एक वैल्यू मैंने अलग अलग सेपरेट ली। इसमें नेक्स्ट में मैंने दोनों इंक्रीज डिक्रीज की बात की, मतलब प्राइस भी ले लिया दोनों वाला और यूनिट भी ले ली। सेम मैंने यहाँ पर इसमें प्राइस भी ले लिया और यूनिट भी ले ली। इसमें मैंने क्या किया, बाई वर्ड यूज किया, इसमें सब में 2 वर्ड यूज किया, वर्क वाई का मतलब क्या बताऊंगा आपको मैं, और सेकंड वैल्यू ये ले ली। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनाते हैं,
लिखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। आई थिंक क्वेश्चन लिखते तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या कैसे पार्ट हम डील करने वाले हैं। ओके, आइए बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो तो सही। मैं सेम ले लूं आइटम, हाँ लिख लो, लिख लो। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम, इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इंक्रीजेस फ्रॉम, डिक्रीज लिख लो सर, लो डिक्रीज लिख लो, डिक्रीजेस फ्रॉम रुपीज, कितना लो बताओ, ₹12 लिख दूं, 12 टू, जो मन करे वो लिखो, टू ₹10, 10 एंड लिखो, एंड लिखो, 10 द डिमांड फॉर द कमोडिटी, अभी चेंज करूंगा देखते रहो, द डिमांड फॉर द कमोडिटी changes, the demand for the commodity changes, comma, changes के बाद लिखो, the demand for the commodity changes from, changes by, from लिखो, changes from, इसकी वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू क्या लिखे हैं, 12 10, ओके लिखे चलते हैं सॉरी, कह रहा डिमांड ऑफ द कमोडिटी बदल गई कितने से, 12 से 10 किया तो हम कहते हैं, एग्जांपल में कहता हूं मान लो 4, चेंजेस टू 4, चेंजेस टू लिखते हैं इसको, ताकि क्वेश्चन भी तो ऐसा बनाए ताकि मजा आए करने का, टू 4 यूनिट, ठीक है। ये भी कहते हैं इनिशियल डिमांड, ब्रैकेट में लिख लो इनिशियली, छोड़ो लिखो, चेंजेस टू 4 यूनिट, आगे लिखो द वैल्यू ऑफ ईडी, सर आप इतना टाइम लगा रहे हैं बेटा, एक बार हम क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि समझ में आपके पास में, द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज -1, लिखो what will be the value, what will be the value, बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है इसके ऊपर, चेक कर रहा था कि वैल्यू कैसे रखें उसको हमारे पास, वैल्यू ऑफ इनिशियल डिमांड, मतलब जरूरी नहीं कि आपके पास में ये वाली वैल्यू बाद वाली वैल्यू दे, एग्जामिनर ने बोला इनिशियल डिमांड कितनी होगी, मतलब क्या उसने स्टार्टिंग वाला पार्ट पूछ लिया, Q1 Q2 लिखते हो ना तो Q1 वाला पार्ट पूछ लिया, वो बात करने वाले, ठीक है, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्वेश्चन चाहता रहो इसमें प्राइस की वैल्यू मिसिंग कर देगा, देखो किसी भी एक आइटम की वैल्यू मिसिंग कर देगा, इसने बोला डिमांड इतनी हो गई मतलब ये सेकंड पार्ट है, इतनी हो गई मतलब इनिशियल गायब है, हो सकता है कि इनिशियल थी इतनी, अब बताओ कितनी हो गई, ये पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर, ठीक है, इसे नोट करो फिर पढ़ते हैं इसको लेके समझते हैं। ओके चले नोट करो, पहले इन 6 क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आप बना सकते हो चाहे अपने पास हो, लिसन टू मी, ईडी की वैल्यू रखी मिलेगी और बाकी कोई भी एक वैल्यू, इसको बोलते हैं मिसिंग फिगर क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, मिसिंग फिगर क्वेश्चन, एक वैल्यू मिसिंग मिलेगी और बाकी पार्ट आपको दिया हुआ मिलेगा, तो उस केस में क्या करोगे, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन एग्जांपल इनिशियल पूछ सकता था, एग्जांपल आपकी बाद वाली वैल्यू पूछ सकता है, या पूछ सकता है कितने चेंज हुआ, दोनों बात पूछ सकता है, ठीक है। तो चाहे वो एग्जांपल अगर प्राइस की बात करे तो P गायब कर दे, मतलब P1 गायब कर दे, P2 गायब कर दे, कोई भी एक वैल्यू गायब रखेगा, ठीक है। या हो सकता है पूरा प्राइस पूछ ले कि प्राइस कितने में चेंज हुआ, ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग, आप नोट करो पहले उसको। तो पहले हम इन 6 क्वेश्चन को डील करेंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, हमने अपने फॉर्मूले अप्लाई करने और फॉर्मूले को याद करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जब धीरे धीरे अप्लाई करोगे ऑटोमेटिक आपके माइंड में फॉर्मूले बैठ चुके होंगे बेटा। चले नोट तो करने दो सर, ओके नोट कर लो। तो मैंने जो वैल्यू लिया डिमांड की वो मैंने कहा इतनी हो गई, एग्जामिनर चाहता है यहां पे आप लिख सकते हो इनिशियल इतनी थी, चेंज कितने से हुई, दोनों वैल्यू पूछ सकता है आपसे। तो इनिशियली अगर देखें आपके पास में तो स्टार्टिंग के 6 जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं, हालांकि जो 5 बनते हैं ये कैटेगरी पे ऊपर आपके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्राइस ईडी के ऊपर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, और बाकी अगर आपको ये टाइप आ गई तो कोई भी और टाइप के क्वेश्चन इजीली हम लोग कर पाएंगे। चले आगे, बोलो बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन करना स्टार्ट करें? जी सर, नोट हो गया, ओके। चलिए आइए तो बात कर लेते हैं बेटा अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, वन बाय वन अपने क्वेश्चन को उठाएंगे। अब करना क्या है, बस मुझे एक बात बताओ, क्या हमने जो अपना ईडी वाला पार्ट सीखा, क्या मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखवाए थे? हाँ या ना, रिप्लाई करो, लिखवाए थे सर। तो स्टेप नंबर 1, अभी देखो मैं कह रहा हूं
पहले याद करते हैं स्टेप नंबर 1 में क्या है, दोनों वैल्यू परसेंटेज में। ईडी का फॉर्मूला क्या बनता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइसेस। इनिशियली जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आप लोग, सिर्फ उस टाइम के लिए फॉर्मूला याद रखो, मतलब याद मतलब पर देख लो खाली एक बार इसको, ताकि अप्लाई करोगे उसको वहां पे। सेकंड टाइम के अंदर आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही लिखना है, सीधी वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकालोगे। इजी क्लियर? आइए बात करते हैं। तो मैंने कहा चेक करते हैं, आओ क्वेश्चन की पहली स्टाइल। जवाब दो बेटा, अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर रिप्लाई करना, इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं कैसे करूं, मतलब पेन चेंज करता हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया, हमें नहीं सोचना कि आइसक्रीम के बारे में बात कर रहा है, कप के बारे में, किसी भी कमोडिटी के बारे में बात करें, हमें मतलब नहीं है। हमारा टारगेट है हमारे पास में वैल्यू क्या निकाली और क्या दी हुई है। ओके, आइए बात करते हैं। प्लीज 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 देखो ध्यान से। सर, कहा गया इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम चेंजेस, मतलब प्राइस ऑफ आइसक्रीम चेंजेस, चेंज में मतलब इंक्रीज लिखता है डिक्रीज लिखता, तब भी क्वेश्चन सेम ही बनता, याद रखना। तो इंक्रीज डिक्रीज लिखा मिल जाए, चेंज लिखा मिल जाए, दैट मीन सेम, ध्यान रखना। ओके, इंक्रीज डिक्रीज को चेंज बोलते हैं, मैं हमेशा बता रहा हूं आपको पॉइंट। अब पॉइंट बताओ, अगर किसी आइसक्रीम के प्राइसेस 10 रुपए से क्या हो गए, मतलब चेंजेस बाय 10% लिखा हुआ है, इतने से चेंज हो गया, ठीक है, क्यों हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से तो डिमांड ऑफ आइसक्रीम चेंज हो गई कितने, 20%। जवाब दो, अगर दोनों की दोनों वैल्यू, अब देखो ये क्लिक करना हमें, बताओ मुझे ईडी वाले पार्ट में, आपके पीछे आपको दिखेगा ईडी वाले पार्ट के अंदर, जवाब देना बेटा मुझे, अगर दोनों वैल्यू परसेंटेज में दी गई हैं, दोनों वैल्यू परसेंटेज में दी गई तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पूछा क्या उसने, चेक करना, उसने पूछा भैया प्राइस ईडी बताओ क्या निकलेगी, ईडी क्या निकलेगी। अगर वो नहीं भी बोलता ना कि प्राइस इलास्टिसिटी कौन सी होती है, तो अंडरस्टूड था बेटा कि याद करो ऊपर प्राइस की बात की और नीचे डिमांड की बात की है। डिमांड भी नहीं लिखता है तो यहां पे मेंशन करता भैया यूनिट्स, याद रहेगा। अगर डिमांड नहीं भी लिखा तो यूनिट वर्ड इंडिकेट कर रहा है डिमांड की बात कर रहा है वो, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्राइस भी नहीं लिखा मिलता तो बात होती है यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ परसेंटेज लिखा मिल गया, अदरवाइज रुपीज लिखा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। आइए बात करते हैं, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो, हमें तो अपनी प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस पॉइंट पे देखते हैं। जवाब दो, प्राइस चेंज 10%, डिमांड चेंज 20%। ओके, हमारा पहला आंसर, आंसर में ज्यादा लंबा नहीं खींचना, हमें बस अपना ट्राई करना है। जवाब दो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, रिप्लाई करो। हालांकि देखो दिखाता हूं, एक बार पूरा अप्लाई करता हूं, बताऊं कितना याद रखना है। हमने ईडी निकाला था, तो फर्स्ट स्टेप था परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, यस और नो, याद है। और याद करो, अगर जब तक कुछ नेगेटिव आप चेक कर पाएंगे, कुछ ना कहा जाए तो हम क्या मानेंगे सर, नेगेटिव क्वेश्चन। अब बात करो, ईडी कितना 20% से, ये कितना 10% से, कुछ नहीं कर रहा, एग्जाम में वैल्यू 40 लिख के मिले, 30 लिख के मिले, 15 जो भी लिख के मिले, सीधा वैल्यू निकाला, आंसर क्या निकला, आंसर इज 2। अब चेक करो, अगर मान लीजिए ये तो मुझे याद, मैंने लिख के देखा, क्या एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट करोगे अपना, जवाब देना। तो प्रैक्टिस कैसी होगी, सीधा आपको पता होना चाहिए सर कि इन शॉर्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा अगर दोनों प्राइस की बात की गई है, दोनों परसेंटेज में वैल्यू है। तो क्या करने वाला हूं, मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगा, आंसर निकालूंगा, दैट्स इट। हालांकि अगर मैं इसको यूज नहीं भी करता तो आंसर होता है 20/10 = 2, समझ में आया। तो फिगर पॉइंट यहां चलेगा अपने पास, फिंगर पे चलने वाला है कि दोनों परसेंटेज वैल्यू 20/2। जब तक लगे ना कि भैया पेन से आंसर निकालना, तब तक ऐसे करने वाले हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो प्रेफरेबल है सीधा वैल्यू लिखो, आंसर निकालो, खत्म, विद इन सेकंड आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि स्टाइल कौन सी क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं, ये क्लियर हो गया, तो आंसर नंबर 1 निकल जाएगा, यस सर। मैं आता हूं आपके सॉल्यूशन नंबर 2 के ऊपर, समझ में आ रहा है, अरे हाँ सर। आओ चलो सेकंड पे आता हूं, रिप्लाई करना। अपने क्वेश्चन की स्टाइल पढ़ते हैं पहले हम, आइए। तो क्वेश्चन की स्टाइल हम देखते हैं, प्लीज देखो ध्यान से, सुनो सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, कोई काम नहीं करना, मेरा टारगेट है कि क्या दिया और क्या निकालना है, ठीक है। चेक करो, कह रहा आइसक्रीम के प्राइस, इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम चेंजेस बाय, बाय वर्ड अगर यूज किया गया है, बाय वर्ड अगर यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है, या तो परसेंटेज में वैल्यू है या डेल्टा में वैल्यू है, मतलब डेल्टा मतलब डेल्टा पी लिखा जाएगा। यहां पे उसने परसेंटेज लिख दी है, इसका मतलब एक की वैल्यू प्राइस और डिमांड में से एक की वैल्यू परसेंटेज में है, दूसरे के लिए क्या कह रहा है, ड्यू टू, चेक करते हैं दूसरे के लिए परसेंटेज में तो नहीं है। आओ मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं भी फर्स्ट टाइम एग्जाम लिख के दे रहा हूं, ठीक है, सुनो ध्यान से। कह रहा ड्यू टू विच, जिसकी वजह से डिमांडेड यूनिट इंक्रीजेज फ्रॉम 20 to 40। मतलब इससे प्रूव क्या हुआ, इससे प्रूव हुआ कि भैया एक वैल्यू परसेंटेज और दूसरी वैल्यू, प्राइस की वैल्यू परसेंटेज में दी तो डिमांड की वैल्यू किस में दी, सर प्राइस की वैल्यू परसेंटेज तो डिमांड की वैल्यू किस में दी, डिमांड की वैल्यू दी उसने वैल्यूज के अंदर, फिगर्स में दे दिया हमारे पास में, कितना 20 to 40। इसका मतलब याद रखना
अब याद रखो इनिशियली कितनी थी और 2, देखो ध्यान से, जब भी दो फिगर के बीच में वैल्यू आए ना, एग्जांपल ले, लिसन टू मी, देखो ध्यान से, जब भी दो फिगर में वैल्यू एग्जांपल लिखा जाए कि भैया प्राइस 10 से 20 हो गया, 10 to 20 हो गया, तो इसका मतलब दो वैल्यू है, P1 इनिशियल प्राइस और चेंज प्राइस, मतलब इनिशियल मेरा शुरुआत वाला और जो चेंज हो गया वो न्यू वाला। तो मुझे बदलाव कैसे निकालते हो, पहले कितना था अब कितना बच गया, ये तो बोलते हो गैप इज कॉल्ड इनिशियल कितना बाद में कितना, Q1 माइनस Q2 करते हो, यस सर। दूसरी बात, अब चेंज को बोलते हैं चेंज इन पी का मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है, पढ़ते हैं ये। चेंज इन पी का मतलब क्या है सर, इनिशियल में कितना था अब कितना हो गया, तो अगर चेंज पी मतलब डेल्टा पी निकालना है तो ऐसे निकलेगा। सेम क्यू की वैल्यू अगर दिखी मिले क्या बोलेंगे, तो क्यू डेल्टा क्यू निकालना है तो क्या बोलूंगा, शुरुआत में कितना था और अब कितना हो गया, तो माइनस में क्या बन जाएगा, द गैप इज कॉल्ड चेंज इन पी इज क्या, याद आएगा, ठीक है। अप्लाई करते हैं, अभी इस पार्ट को तो हमारे काम में नहीं आया, हमारे पास उसने क्या बोला, उसने बोला भाई साहब मुझे बताओ कि एक की वैल्यू परसेंटेज में और एक की वैल्यू दी गई है किसके रूप में, परसेंटेज के, और एक की वैल्यू दी है फिगर के रूप में। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अप्लाई करते हैं अपना लास्ट वाला स्टेप नंबर 3, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। भाई साहब क्यों टाइम वेस्ट करना हमें इस चीज को लेके, और उनका आंसर मैच भी नहीं होता, क्यों नहीं होता, द रीजन बीइंग जब आपकी एक वैल्यू परसेंटेज में दी गई है और एक वैल्यू आपके पास फिगर्स में दी गई है, तो किसने कहा कि भैया जब एक वैल्यू परसेंटेज में और एक वैल्यू फिगर में है, तो बताओ आप परसेंटेज को सोल्व करने का तरीका जानते हो, अगर एक वैल्यू परसेंटेज में और एक वैल्यू फिगर के रूप में दी गई है, तो बताओ याद करो आप परसेंटेज को, इसी को हमने चेंज किया था, परसेंटेज को कैसे बनाता वैल्यू के अंदर, याद आया। एग्जांपल के लिए मान लो मुझे लिखा गया, आओ पहले लिखते हैं, समझते हैं पॉइंट को, तो क्वेश्चन की स्टाइल समझते हैं फिर आगे बात करता हूं, ऐसे नहीं बात करूंगा, समझाऊंगा। देखो ध्यान से, बताओ क्या दिया, जवाब दो बेटा, प्राइस की वैल्यू पूछा गया, उसने बोला ईडी की वैल्यू निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ ईडी मतलब ईडी की वैल्यू निकाल दो, तो ईडी की वैल्यू कैसे निकलेगी, हैव अ लुक ऑन दिस। सर प्राइस दिया 10% से चेंज हो गया, मुझे मतलब नहीं इंक्रीज डिक्रीज क्या लिखा उसने, नहीं लिखा, बट चेंज वर्ड यूज कर दिया, मतलब ज्यादा इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है। अब कह रहा है डिमांड 10 से 20 से कितनी हो गई, 40 हो गई। आओ बात कर लेता हूं, तो मतलब एक वैल्यू परसेंटेज, तो जवाब दो, अगर मैं ईडी की वैल्यू निकालूंगा कि ईडी इज इक्वल टू, समझाता हूं तरीका सीखो पहले ध्यान से, मैं कह रहा हूं ईडी की वैल्यू आप क्या लिखते हो, आप हमेशा लिखते हो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखते हो, परसेंटेज चेंज, समझो ध्यान से, अगर नहीं समझा पॉइंट ध्यान से, इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, नॉर्मली परसेंटेज लिखता हूं, तो जवाब दो किसकी वैल्यू परसेंटेज में दी गई है, सर वैल्यू दी है प्राइस की परसेंटेज में, कितनी दी है सर 10%, लिख दूंगा यस और नो, लिख दिया। अब इसका मतलब मेरी अपर जो वैल्यू है बेटा वो परसेंटेज में नहीं है, यस और नो, नहीं है, तो मतलब मुझे इस वाले पार्ट को चेंज करना है, ठीक है। तो बताओ जब वैल्यू परसेंटेज में ना हो तो क्या करते हो आप, अपने पीछे फॉर्मूला याद है, ये रहा फॉर्मूला, चेक करो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमांड, यस और नो, ओरिजिनल मतलब इनिशियल डिमांड, यस और नो, यस सर, तो क्या लिखूंगा, चेंज इन डिमांड, अभी बस सीख लो, तरीका सीख लो, फिर बाद में शॉर्टकट करेंगे इसको, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड और इनटू में 100, ठीक है। अब मुझे बताओ वैल्यू क्या दी गई है, स्टेप नंबर 3, चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, चेंज इन क्यू बोल रहा है, तो इसका मतलब चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू डिवाइड बाय 10%, यस और नो, और इनटू में 100। चेंज इन डिमांड को क्या बोलता हूं, डेल्टा क्यू बोलता हूं, यस सर। इनिशियल डिमांड क्या बोलता हूं, क्यू बोलता हूं, Q1 बोलता हूं, Q1 लिख लो, बात तो वही है, इज इट क्लियर। अब मुझे बताओ आपके पास जो फिगर दी गई है क्या दी गई है, चेक करो, हमें सर फिगर दी गई थी, नीचे वाला प्राइस तो दिया 10% ही, बट हमें ऊपर वाले पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो अगर 100% अगर यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वहां वैल्यू आने वाली है। आइए तो बताओ चेंज इन क्यू का मतलब क्या होता है, हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं यहां से ताकि हमारा क्वेश्चन हो सके, और नेक्स्ट टाइम से आपको ये सारा पार्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। चलो सिंपल सी बात, अब बताओ चेंज इन क्यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल डिमांड माइनस में आपकी जो चेंज हो गई डिमांड, इतना से इतनी गैप इज डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड, यस और नो, और इनटू में 100 अगर लगा दूंगा दैट मीन परसेंटेज का पार्ट बन गया, ठीक है। मतलब अगर उसको नहीं लगाता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर नीचे परसेंटेज लगा रहा हूं तो ऊपर इंटू 100 लगा दो, नहीं लगा रहे नीचे परसेंटेज की वैल्यू तो मतलब 100 ऊपर से हटा दो, फॉर्मूला ये बन जाएगा, इज इट क्लियर। अब बात बताओ, अब मुझे जवाब दो वैल्यू वाला कि क्या कुछ वैल्यू, अभी इसी पार्ट को मैं शॉर्टकट कर दिखाऊंगा, पहले पूरा देखो क्या तरीका है कि कैसे ये पार्ट यहां तक पहुंचता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन का रिप्लाई करो, Q1 Q2 क्या है, चेक करो क्या लिखा हम लोगों ने, हमने कहा 20 से 40 हो गई डिमांड, तो Q1 कितना था, पहले कितना था 20, कितना हो गया Q2 40, तो क्या बना भैया 20 माइनस 40 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा सर, चेक करो 20 माइनस 40 डिवाइड बाई 20, यस और नो,
भाई Q1 कितना है 20 था, Q2 कितना हो गया नए वाला कितना होगा 40 था, तो डिवाइड बाई 20 अपॉन में 10%, यस और नो, या अपॉन 100 लगाओ परसेंट कट गया, बच क्या गया, मतलब 20 माइनस 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 एंड डिवाइड बाई 10, यस और नो। अब मुझे इसके बाद पता वैल्यू क्या आएगी, अगर यह माइनस का पार्ट है और अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि सर देखो ध्यान से एक डिक्रीज एक इंक्रीज हुआ तो माइनस सिंबल था, चेक करो कितना वैल्यू है, ये बन गया 1 डिवाइड बाई 10, तो पॉइंट कितना बना 0.1 बना है वैल्यू, यस और नो, चेक करो 0.1 वैल्यू बनी। अब इसी पार्ट को इतना लंबा कौन लिखेगा भाई एग्जाम में, जवाब दो, इसी क्वेश्चन को इतना लंबा क्यों लिखेंगे। तो ये आपके माइंड में क्लियर सेंस होनी चाहिए कि जब भी आपके पास में आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा मिलता है, चेक कर पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि जहां पर एक वैल्यू परसेंटेज में और सेकंड वैल्यू आपकी फिगर्स में लिखी हुई है, तो आपको इतना लंबा पैटर्न यूज नहीं करना है, आपको अपना पैटर्न पता है, यहां से पिक करोगे, ये पार्ट पिक करोगे, लास्ट के स्टार्टिंग पिक करोगे, माइंड में होना चाहिए। अब मान लो मैं इसी पार्ट को जो मैंने क्रॉस किया है शॉर्टकट में करता हूं, सॉल्यूशन नंबर 2 का प्रैक्टिस नंबर 2 आपकी तैयारी के लिए, 10% चेंज हुआ था प्राइस, हाँ हुआ था, मतलब प्राइस चेंज और प्राइस क्या लिखा जाएगा 10% चेंज हुआ। डिमांड कितनी बदली थी 20 टू 40, तो 20 टू 40 माइनस ये अपॉन में इनिशियल डिमांड, यस और नो, इनटू में 100 था कट गया बता कितना माइनस 20 अपॉन में 20, ये बन गया 1 डिवाइड बाई 10 बन गया 0.1, इज इट क्लियर, समझ में आया ध्यान से। मतलब आपको फॉर्मूले नहीं लिखने बेटा, सीधा वैल्यू पे काम करना है, सिंपल सी बात, सीधा वैल्यू पे काम करना है। अगर और शॉर्टकट चलोगे तो माइंड रखो माइनस 20 माइनस 40 20 डिवाइड बाई 20 1 बना 1 डिवाइड बाई 10 खत्म। इन शॉर्ट आपको पेन रखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन के अंदर, याद रहेगा। बट याद रखना ये तभी पॉसिबल है जब आपको पैटर्न पता हो कि हम कौन सा पैटर्न कर रहे हैं, जहां पर एक वैल्यू किस में हो, एक वैल्यू हो परसेंटेज में और सेकंड वैल्यू मतलब प्राइस और डिमांड में से एक की वैल्यू परसेंटेज में और एक सेकंड हो, सेकंड किस में हो, वो हो आपके पास में नंबर्स में, तब आपको ये पैटर्न यूज करना है। इज इट क्लियर, समझ में आया, हाँ या ना बोलो मुझे। मतलब ये पूरा पैटर्न मैंने काट दिया क्योंकि ये बहुत लेंथी पैटर्न है, ये आप तब पॉसिबल था जब हम लोग अपने पास अपना सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे होते, तो हम दिखाते भैया फॉर्मूला ये बनता है, उससे फॉर्मूले से हम यहां तक पहुंचते हैं, ये फॉर्मूला ऐसे स्टार्ट होगा, तब दिखाते हैं, यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ में आया लॉजिक। इज इट क्लियर, नोट करना आप लोगों ने, नोट कर लो। तो ये पैटर्न यूज नहीं करना, सीधा अपने फॉर्मूले को अप्लाई करो। पहला ऊपर क्या था, जब दोनों वैल्यू प्राइस भी परसेंटेज में और डिमांड भी परसेंटेज में, यहां कब, जब प्राइस आपके पास में परसेंटेज में दे दिया लेकिन एक सेकंड डिमांड परसेंटेज में नहीं दिया, नंबर में दे दिया, या डिमांड परसेंटेज में दे और प्राइस ना दे, तो बात वही है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो आप बना के लेके आएंगे, कौन से वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप, उस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, करना बेटा डिमांड को रखना परसेंटेज में, प्राइस रखना फिगर्स के अंदर, ओके। चलिए आगे, यहां तक क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, आ गया सर। चलिए आता हूं सॉल्यूशन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें, चेक करो इजी है या नहीं बताओ मुझे, पैटर्न आ गया तो सब कुछ आ गया। तो बताओ मुझे आपके दो स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 तो हो गया, चेक करो, स्टेप 1 2 हो गया, हमारे पास थर्ड पे आता हूं। थर्ड में क्या बोला, अगर सारी की सारी वैल्यू आपके पास में दी गई, किसके अंदर फिगर्स में दी गई, नंबर्स में दी गई है, मतलब एग्जांपल के लिए इसको क्या बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो आप, स्टेप नंबर 3 में क्या लिखते हो। अगर इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा एक्सपेंड करूं, कैसे एक्सपेंड करूंगा जवाब देना मुझे, सोचना। इसी को अगर एक्सपेंड करना चाहूं तो चेंज इन क्यू का मतलब क्या होता है, और चेंज इन पी का मतलब क्या, और पी बाई क्यू का मतलब क्या है, आपको जरा मतलब मार रहे नहीं, सीधा इसके ऊपर आना, ये है स्टेप नंबर 3। तीन ही टाइप क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, सिंपल सी बात। यहां पर आपके पास में चेंज इन क्यू का मतलब क्या है, Q1 माइनस Q2, इन पी का मतलब क्या है P1 माइनस P2, P1 क्या है इनिशियल प्राइस और न्यू प्राइस, इनिशियल डिमांड न्यू डिमांड, इज इट क्लियर। चले अप्लाई करते हैं, आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, बताना मुझे, कह रहा प्राइस इंक्रीज हो गया 2 रुपए से 4 रुपए तक, तो ये बन गया P1, ये बन गया P2, हाँ या ना, बता जवाब दो, हाँ या ना, यस सर नो, यस सर। आइए, कह रहा डिमांड कितने से हो गई, डिमांड 4 से, डिक्रीज मतलब उल्टा, मतलब नेगेटिव रिलेशन है, 4 से मतलब Q1 कितनी हो गई Q2, इज इट क्लियर। इतने से इतनी मतलब दोनों वैल्यू है, ओके। तो कहा 2 से 4 प्राइस और 4 से 3 डिमांड, ओके। आइए पढ़ते हैं, जवाब दो बेटा, जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं, ना सर। बताओ क्या ये अप्लाई करूं, नहीं सर। क्या ये वाला अप्लाई करूं, ये तो हमें करना ही नहीं, सीधा लिखना है, नहीं सर। तो मतलब क्या है, जब सारी की सारी वैल्यू मतलब प्राइस भी और डिमांड भी, तो अगर उसके P1 भी दिया है, P2 भी दिया है और Q21 भी दिया है और Q2 भी दिया है, तो हम यूज करेंगे अपना सेम फॉर्मूला, आंसर इज चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P बाई Q करते हैं,
ठीक है, आओ एक बार लिख रहा हूं खाली पॉइंट के समझाने के लिए, उसके बाद नहीं करना आप लोगों ने यूज। तो चेंज इन क्यू को बोलते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय चेंज इन P का मतलब क्या है? चेंज का मतलब P1 माइनस P2, यस और नो? जवाब दो हाँ या ना। यस सर। P बाई क्यू करूं? कर लो सर। तो बताओ अपने पास में, हमारे पास में डिमांड की वैल्यू कितनी? अगर डायरेक्टली कर जाओ डायरेक्टली यहां से भी आंसर भी कर सकते हो, यहां से सीधा रखो माइंड के अंदर। तो बताओ क्या बनेगा वैल्यू, जिसकी वैल्यू दी गई, ईडी निकालना है, ऑब्वियस प्राइस ईडी की बात है, प्राइस ईडी निकालना है। तो Q1 Q2 कितना है चेक करो, हमने सर पीछे देखा था कौन सा है, डिमांड 4 से 3 हो गई, मतलब क्या करूं बताना मुझे, Q1 कितना चेक करना, Q1 है 4, बस ध्यान रखना फिगर जब अप्लाई करो ध्यान रखना, Q1 4 से 3 हो गई, मतलब Q1 4 यूनिट और 3 यूनिट डिमांड। कितना प्राइस था? प्राइस था सर हमारे पास में 2 से 4, तो P1 कितना था? 2 रुपए, और ये था हमारे पास 4 रुपए। वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्या, बताना मुझे। Q1 कितना? Q1 4, कितना हो Q2 3, डिवाइड प्राइस कितना था 2, कितना हो गया 4, इनटू में प्राइस स्टार्टिंग वाला कितना था P1 कितना था 2। अप्लाई तो कर रहा हूं, कुछ नया थोड़ी कर रहा हूं, यहां से उठाया रख रहा हूं, सिंपल सी बात। क्या कर रहा हूं सर, डिमांड कितनी थी हमारे पास 4, कितनी वैल्यू आई 4 माइनस 3 1 माइनस 2 इंटू में 2/4, क्या सुनो कट कर दूं, कितना बचा 1/4, कितना करूंगा 1/4 में 0.25 इज द वैल्यू, यस और नो? यस और नो चेक करो बेटा, यस और नो? अब इसका मतलब क्या है, क्या मैं इस वाले पार्ट को यूज करूं ना, मत करो, सीधा वैल्यू रखो, अपने माइंड में होना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, फिगर हैंड में होनी चाहिए। क्या इसको स्पीडली नहीं कर पाओगे आप लोग? सोचो ध्यान से, माइंड में क्वेश्चन है कि सारी वैल्यू दे रखी है, तो आप वैल्यू माइनस नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए मानो 4 माइनस 3, 4 से 3 हुआ, 4 माइनस 3 1, 1 डिवाइड बाय माइनस 2 इंटू में 2/4, 2 से 2 करिए 1/4 बन गया 0.25 आंसर। इज इट क्लियर, यस और नो? जवाब दो हाँ है ना, समझ में आया लॉजिक? चेक कर लो बेटा ध्यान से। तो मतलब अगर वैल्यू सारी दी गई हो तो आपके पास वहां इंक्रीज डिक्रीज की बात छोड़ दो, ये तब कम आएगी जब अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है ए ऑप्शन में बताओ ये क्वेश्चन कौन सी गुड्स का है, नॉर्मल का है, कौन सी गुड्स का है। तो चेक करो बेटा, चेक करवाऊं? एक तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का तरीका, यस और नो अप्लाई होगा नहीं होगा? सर ये काटा क्यों मार रहे हो बेटा? क्रॉस मैंने इसलिए मारा यहां पर आपके पास में, हटा दिया लो, क्रॉस इसलिए मारा क्योंकि आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप लोग एग्जाम में बैठ के ये तैयारी करने की सोच रहे हो कि हम तो पूरा लिख के देखेंगे, आंसर इज नो, आई एम नॉट प्रेफरिंग यू दिस फॉर यू, नहीं प्रेफर करने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल सी बात बेटा ये है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा, आंसर हमारे पास ये आने वाला है, दैट्स इट, क्लियर? ओके, तो ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए कि पैटर्न 1 कौन सा, पैटर्न 2 कौन सा, पैटर्न 3 कौन सा। हमें अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है और पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा आप लोगों में। इज इट क्लियर? क्योंकि ये फायदा नहीं है कि 10 क्वेश्चन करा दूं और बोलूं बेटा अब 10 क्वेश्चन कर लो ना, मैं कह रहा हूं कि 3 पैटर्न सीख लो जिसकी वजह से सारे क्वेश्चन हो पाए आपके पास में, वो फायदेमंद है। ये 10 क्वेश्चन कराऊं और बोलो मेरा 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आंसर इज नो। कोई भी क्वेश्चन ईडी पे कभी पिक कर सकते हो अगर पैटर्न अकॉर्डिंग चलने वाले हो। इज इट क्लियर, यस और नो? बोलो समझ में आया यार, हाँ या ना? जवाब दो। अब मान लो इसी क्वेश्चन की वैल्यू तो आपने निकाल दी, वैल्यू निकाल दी, अब मैंने 3 क्वेश्चन निकाले, ठीक है? अब मुझे बताओ अगर इन 3 क्वेश्चन में और क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्या एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ सकता क्या इन क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चन नंबर 1 ईडी जो है, ईडी इलास्टिक है, ऑप्शन ए, ईडी इन इलास्टिक है, आज ही पढ़ाया था याद करो, इन इलास्टिक है। ऑप्शन सी परफेक्टली इलास्टिक है, या डी ऑप्शन परफेक्टली इन इलास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताओ कौन सा पॉइंट है? तो याद करो, इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन 1 इलास्टिक, रिमेंबर लेस देन 1 इन इलास्टिक, याद है? इक्वल टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक, इक्वल टू इंफिनिटी परफेक्टली इलास्टिक, याद आया? मतलब पांचों डिग्री के नाम अगर याद है, वैल्यू चेक करो कौन सी है। तो बोला क्वेश्चन नंबर 1 में बताओ कौन सी वैल्यू है, चेक करें। बताओ क्वेश्चन 1 में आपकी क्या वैल्यू आई थी बेटा? हमारी वैल्यू थी 2, तो 2 का मतलब मोर देन 1 है नहीं है? तो मोर देन 1 क्या बोलते हो? मोर देन 1 को हम बोलते हैं सर इलास्टिक बोलते हैं। आंसर था कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ढूंढना ही नहीं पड़ा ना, सी डी ई ऑप्शन भाड़ में जाए, हमारा आंसर है जी इलास्टिक, हमें आंसर पता, हम अपना आंसर देखा, खत्म आंसर, विद इन सेकेंड आंसर होगा, याद रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, अब मुझे बताओ, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ भैया गुड्स कौन सी है। देखो ध्यान से, एक तो क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल के ऊपर, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, आंसर ना पूछे कि -1 -2 क्या है, ना 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 ना, फिगर ना पूछ के ये पूछ ले गुड्स कौन सी है या इलास्टिक इलास्टिक कौन सा है। तो एक कैटेगरी है ये वाली, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3 जो हम कर रहे हैं, और कैटेगरी नंबर 1 जो हम अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये वाली।
तो न्यूमेरिकल पे 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला वैल्यू पूछ लेगा, दूसरा ये पूछ लेगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा गुड्स के बारे में। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा, बताओ भैया गुड्स कौन से टाइप की है, बताओ। तो आपसे ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए बी सी डी, लिख दिया नॉर्मल गुड्स, लिख दिया गिवन गुड्स, लिख दिया इंफीरियर गुड्स, और लिख दिया नन ऑफ द अबव। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा कैसे करते हैं और कैसे मोस्ट एप्रोप्रिएट चूज करते हैं, लेकिन यहां सिंपल तरीका सीखो। जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 3 आपने निकाल लिया। इस क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन नंबर 3 हमने किया। इस क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 3 के अंदर चेक करो, आपको कैसे पता कि सर यहां पर आपके पास में कौन सी गुड्स है। चेक करो, फिगर चेक करो क्या लिखा हुआ है। चेक कैसे करते हैं, प्लीज 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 फोकस सामने। हम चेक कर रहे हैं कि प्राइस 2 से 4 हो गया, इंक्रीज इन प्राइसेस। डिमांड 4 से 3, डिक्रीज इन प्राइसेस, डिक्रीज इन डिमांड। तो प्राइस में नेगेटिव रिलेशन कहां होता है, नॉर्मल गुड्स। तो आंसर क्या होगा बताना मुझे, नॉर्मल गुड्स। समझ में आया। तो 3 तरह के क्वेश्चन मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं सीखने बेटा हम लोगों ने, हमें सीखना है कि न्यूमेरिकल के बेस पर किसकी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, याद रहेगा। 3 कैटेगरी बन सकती है, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो ताकि माइंड में याद रहे। लिख लो, एक क्वेश्चन बन सकता है इलास्टिक इलास्टिक पूछ लेगा, डिग्री पूछ सकता है। एक बन सकता है गुड्स के ऊपर, और सेकंड बन सकता है आपका कौन सा, तो आपकी वैल्यू के ऊपर, कि वैल्यू बताओ क्या आएगी। ओके बोलो, याद रहेगा। हमने 3 क्वेश्चंस किए और तीनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर पाओगे आंसर, यस और नो। तो अब तुम सारे कर पाएंगे, मुझे पता है तुम सारे कर पाओगे। चले आगे, बोलो बोलो बोलो, नेक्स्ट पे आए। तो क्या अब हमें बताओ, क्या अब आप लोगों को अपने पास में, क्या अब आप लोगों को आपके पास में बार बार फॉर्मूले लिखने की रिक्वायरमेंट है। नहीं लिखना, मैं प्रेफर नहीं कर रहा। फॉर्मूले की प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि फॉर्मूला टिप्स पे हो। दोनों वैल्यू परसेंटेज में, आंसर क्या आएगा। एक वैल्यू परसेंटेज, सेकंड वैल्यू परसेंटेज में नहीं है, वैल्यू का आंसर कहां लिखना है। सीधा वैल्यू लिखो, सीधा नंबर लिखो और डिवाइड सब्ट्रैक्ट करो, आंसर निकाल दो, सिंपल सी बात। अगर पढ़ोगे ना फॉर्मूला लिखा फिर क्या लिखा ना, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप प्रैक्टिस पहले करनी होती है आप लोगों को। ये नहीं कि एग्जाम में प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो इसके ऊपर, ठीक है। थर्ड क्या था, अगर सारी वैल्यू दी गई, बताओ फोर्थ क्वेश्चन तुम बताओ क्या बनेगा। चेक करो, वहीं की वहीं करते हैं, चले वहीं की वहीं करें। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, इसमें भी वैल्यू दी है बेटा। 4 में वैल्यू दी है, हाँ दी है सर। आओ बात कर लेते हैं। आइसक्रीम के प्राइस बढ़कर हो गए 10 से 20 रुपए, मतलब P1 और P2, यही करवाऊंगा, देखो चेक करना। P1 एंड P2, डिमांड बढ़ गई 10 to 15, Q1 एंड Q2। पूछा क्या है, ईडी निकालो। जवाब दो बेटा, जवाब दो, दोनों वैल्यू दी गई है, मतलब Q1 माइनस Q2 -5। चेक करो, ऊपर लिखवा रहा हूं मैं, Q1 माइनस Q2। सर थोड़ा साफ भी कर दो, लो बेटा साफ कर देता हूं, यहीं से साफ करता हूं ताकि यहीं पे आंसर निकल के आए हमारे पास में। आपकी जो प्रैक्टिस चाहिए वो क्या चाहिए, दिखाता हूं क्या प्रैक्टिस चाहिए। और जब तक ये प्रैक्टिस ना आए तब तक अपने इन न्यूमेरिकल्स को अपने पास में सॉल्यूशन डिलीवर करते रहो। जिस दिन तैयारी हो जाए समझ जाना कि तुम्हारी तैयारी हो चुकी है। जवाब जो मैं बोलने वाला हूं चेक करो। बोला भैया चारों की वैल्यू दी है, मतलब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा स्टेप नंबर 3, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन लिखो सीधा। जवाब दो, Q1 कितना, Q2 कितना। तो Q1 माइनस Q2 क्या होता है, चेंज इन Q लिखते हो ना। तो चेंज इन Q को Q1 कितना है, 10 माइनस 15 डिवाइड बाय प्राइस कितना, 10 माइनस 20, P1 माइनस P2 इंटू P कितना और Q कितना, क्या वैल्यू आएगी, -5 माइनस 10 इंटू में 10/10, कट गया 0.5। यस और नो, बताओ। लगा टाइम, विद इन सेकेंड आंसर निकालोगे, विद इन सेकेंड आंसर। समझ में आया। और अगर मैं नहीं भी लिखता बेटा, क्या तब भी ये आंसर निकल पाता नहीं निकल पाता, रिप्लाई करो बेटा मुझे, यस और नो, आया ना। मतलब अगर एग्जांपल के लिए मैं इस पार्ट को यहां नहीं भी लिखता ऊपर, तो भी क्या क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर निकल नहीं जाता, कैसा निकलता। देखो क्वेश्चन रीडिंग करो, न्यूमेरिकल का आंसर हाथ में हो, ये तरीका चाहिए आप लोगों के पास में। 10 to 20, ये P1 ये P2 ये Q1 ये Q2, माइनस किया -5 डिवाइड -10 डिवाइड इंटू में 10/15, आंसर हाथों में होना चाहिए, दिमाग के अंदर। पूरा क्वेश्चन ब्रेन से होगा, पूरा क्वेश्चन ब्रेन से होगा, आपको लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग करना लिखने से, ताकि वैल्यू कभी गलत ना हो। उसके बाद जब हाथ बैठ जाएगा तो आपको कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बेटा, ये मेरी श्योरिटी है आंसर निकालने के लिए। बताओ कामयाब है या नहीं टॉपिक, बताओ कि ये पैटर्न काम का है या नहीं है, पक्का काम का है। समझ में आ गया। ऐसे आप फिफ्थ क्वेश्चन निकालें। फिफ्थ में क्या बोला गया, अब देखो फिफ्थ में क्या होता है। तो 3 तरीके सीखे, बात कर ले कौन कौन से। चलो
हमने 3 तरीके सीखे हमारे पास में। हमने पहला तरीका सीखा बेटा, पैटर्न सीख रहे हैं, पैटर्न नंबर 1 सीखा, लिख लेते हैं। अगर प्राइस एंड डिमांड, नोट कर लो इसको, करना है तो दोनों परसेंटेज में दिए गए हो। स्टेप नंबर 2, अगर प्राइस एंड डिमांड दोनों में से एक परसेंटेज में दिया गया हो। हिंदी क्यों लिख रहा है बेटा? हिंदी याद रहती इसलिए। अवेलेबल इन परसेंटेज दिया गया हो एंड एक नंबर्स में दिया गया हो, तो कौन सा करेंगे? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, अगर प्राइस एंड डिमांड दोनों नंबर्स में हो तो स्टेप नंबर 3। बोलो याद रहेगा? आया ना? और फोर्थ और लिखवा रहा हूं, फोर्थ और सुनो ध्यान से, अगर ईडी की वैल्यू दी गई हो, ईडी की वैल्यू नंबर में दी गई हो, इन केस द वैल्यू ऑफ ईडी इज गिवन इन द क्वेश्चन और दूसरी कोई वैल्यू मिसिंग हो, और प्राइस या डिमांड में से एक मिसिंग हो, प्राइस डिमांड में से एक मिसिंग हो, तब क्या करोगे भैया? अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े? आओ पढ़ लेते हैं, देखो ध्यान से, देखो 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 बेटा, क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा हुआ? फिफ्थ नहीं 6 क्वेश्चन हमारे पास में। पहले फिफ्थ पे आता हूं, चेक करना, जैसे यहां आंसर निकाला यहां निकाल के देखे। हाँ सर, इसको साफ कर दूं? नोट कर चुके थे पहले आप लोग? हाँ कर चुके थे सर। यहीं पे निकालते हैं आंसर ताकि याद रहे हमारे पास आंसर को हमें, ठीक है? बार बार प्लेस बदलना पड़ता है। चलो सर नहीं बदलेंगे प्लेस। आइए बात करता हूं, क्वेश्चन पढ़ो तुम, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है। फिफ्थ लिखो क्या लिखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम इंक्रीजेस बाय 5, याद रखना बाई का मतलब है इतने से और 2 का मतलब है इतने से इतना हो गया। जब 2 वर्ड लिखा मिला है इसका मतलब ये है बेटा कि वैल्यू इतने से इतनी हो चुकी है, ठीक है? ओके, अब सुनो ध्यान से, हम तो शॉर्टकट निकालने वाले हैं। जब भी आपके पास में बाई वाला वर्ड यूज किया कर दिया, इसका मतलब है स्टेप नंबर 3 यूज होगा, याद रखना। मतलब सिंपल सी बात, अप्लाई करके दिखाऊं? देखो ध्यान से, तो बाई का मतलब क्या? इंक्रीज, प्राइस इंक्रीजेस बाय, बाय मतलब डेल्टा, डेल्टा पी दे दिया इसने, ठीक है? द डिमांड फॉर द सेम कमोडिटी डिक्रीजेस बाय 2, 20 to 30, Q1 Q2। अप्लाई करोगे? करना अप्लाई, क्या करना है? पूछा क्या? ईडी, एग्जांपल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईडी, ईडी की वैल्यू निकालो। लेकिन किंतु परंतु यहां किसने एक बात सुनो ध्यान से, प्राइस तो डेल्टा में दे दिया, बट एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन अगर हम निकालने जाएं, हमारे पास चेंज की वैल्यू दे दी, हमारे पास चेंज की वैल्यू दे। लिसन टू मी, अगर प्राइस डेल्टा में दे दिया, एग्जांपल लिसन टू मी, कैसे कंफर्म होगा? जब प्राइस डेल्टा में दे दिया, चेंज इन पी तो लिखा गया, लेकिन हम हमारा पी कहां से निकालेंगे? हम हमारा पी कहां से निकालेंगे? तो इसका मतलब क्या है? और क्यू भी दे दिया और Q1 माइनस Q2 भी निकाल लेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात, हमारे पास Q1 Q2 तो निकल गया सर। तो याद रखना ऐसे केसेस के अंदर, जो हमारा 6 क्वेश्चन है इसमें हमें ईडी की वैल्यू दी हुई मिलेगी बेटा, यस लिखना भूल गए हम। इसमें क्या होगा? Q1 Q2 भावनाओं में बने, नहीं भावनाओं में नहीं बने, सुनो ध्यान से, 20 माइनस 30 तो हो गया, डिवाइड बाय 5 भी हो गया, और जब P और Q की बात आएगी तो Q भी हो गया हमारे पास में। Q कितना हो गया बताना? Q हो गया 20, लिख लेते हैं आइडिया लग जाए हमारे पास में। तो याद रखना, अब यहां पर ईडी की वैल्यू, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा बेटा कि आपके पास दो की दो वैल्यू मिसिंग कर रखी हो, ऐसा नहीं होगा। या तो एक ही वैल्यू मिसिंग करेगा, याद रखना एक ही वैल्यू मिसिंग करेगा। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर यहां प्राइस को मिस कर दिया, जैसे हमने इसमें 6 क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, तो याद रखना, तो यहां पर अंडरस्टूड है कि ये आपकी ईडी की वैल्यू देगा। एग्जांपल मैं कहता हूं कि मान लेते हैं, जूम करता हूं, लिख लो, इसमें लिख लो द वैल्यू ऑफ ईडी इज 2। अब आंसर निकल पाएगा? यस, अब आंसर निकल पाएगा। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, पी वाला वैल्यू रखोगे, बाकी इंटू कर दोगे। हाँ या ना? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? मतलब सेम क्वेश्चन जो 6th वाला है वही क्वेश्चन 5th वाला बन गया हमारे पास। हमने लिखना भूल गए वैल्यू इसमें, तो आपको या तो ईडी की वैल्यू दी मिलेगी, याद रखना ऐसे केस के अंदर, तो दो वैल्यू सेम टाइम पे कभी मिसिंग नहीं मिलने वाली। तो क्वेश्चन 5th में लिख लो बेटा, ईडी की वैल्यू 2 करते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो सेम क्वेश्चन बन गया कौन सा? 6th वाला। तो कोई भी क्वेश्चन कर ले,
तो ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो, बात सेम है हमारे पास में, ठीक है। इसको कैसे करोगे चेक करना। जैसे हमने अप्लाई किया, फोकस सामने, अप्लाई करें। अब मैंने कहा मान लो इसमें ईडी के लिख लो 2 लिख लो, तो निकाले, लिखो। इसका मतलब ईडी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। ईडी 2 लिख दिया मैंने, चेंज इन क्यू का मतलब क्या है, दिया चेंज, नहीं दिया तो 20 माइनस 38 निकाल लोगे, यस सर निकाल लेंगे। चेंज इन पी दिया है सर, बाई लिखा हुआ है 5 डिवाइड बाई पी दिया है, नहीं दिया, क्यू दिया है, तो बच क्या गया ओनली, इसमें बच गया ओनली पी की वैल्यू निकालनी है, अंडरस्टूड है। इसमें लिखा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, लिखा हुआ नहीं है कि फाइंड द वैल्यू, इसका हटा दो, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमने उसको लिख लिया था, चले। अब क्या बना बताओ, ये बन गया 2 इज इक्वल टू 10, तो ये -10 डिवाइड बाई 5 इंटू पी बाई 20, तो पी को छोड़ो बाकी सब ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 5 -10 इंटू में पी अपॉन में 20 भी ले जाओ उस साइड में, चेक करो। जब ये वैल्यू आएगी माइनस करोगे प्राइस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जवाब दो। क्या बताओ, अगर मिसिंग वैल्यू पी की वैल्यू निकालनी है, पी को रखा इस साइड, बाकी सारी वैल्यू उस साइड, हाँ है ना। तो इन शॉर्ट ये बनती है कैटेगरी नंबर 5, 6 कैटेगरी 5 कैटेगरी मैंने कहा था, तो 5 कैटेगरी कौन सी, मिसिंग वैल्यू की बात करते हैं। सेम इसमें निकाल लो, इसमें निकाल लेते, क्या पूछा गया देखो ध्यान से, अच्छा हुआ सेम क्वेश्चन मिल गया हमारे पास में, ताकि हमारे पास में सेम क्वेश्चन में बात कर ली इसके अंदर। तो यह मैंने कहा था ना, एक में प्राइस मिसिंग, एक में डिमांड मिसिंग, तो यहां तो प्राइस मिसिंग बोल दिया इसने, अंडरस्टूड हो गया। बट यहां क्या हो गया, यहां बोला डिमांड बताओ क्या है, इनिशियल डिमांड मतलब Q1 पूछा है उसने और Q2 दे दिया है उसने, ठीक है। बताओ क्या निकलेगा, ईडी इज इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला कौन सा, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू, फॉर्मूला हमारे पास में, चेक करो एग्जाम में चेंज इन क्यू है, नहीं सर हमारे पास चेंज इन क्यू नहीं है, तो पूरा लिखोगे Q1 माइनस Q2। क्या चेंज इन पी है, नहीं सर 12 से 10 की बात की है, P1 P2 दिया है, तो यहां भी P1 P2 लिखा जाएगा। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर P1 P2 नहीं दिया उसने, सीधा चेंज दे दिया, तो हमने सीधा चेंज लिख दिया, ये चेंज लिख दिया हमने, ठीक है। यहां पर 2 बातें की है, तो यहां कहते क्या क्या बना हमारे पास में 12 से 10 मतलब 12 माइनस 10, चेक करो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर तो प्राइस की वैल्यू चेंज दे दी कि चेंज इन पी इतना है, यहां बोला 12 से 10 हो गया, तो दोनों का चेंज भी हो गया हमारे पास में। एक तो हो गया कि भैया जो वैल्यू बच जाएगी वो निकालनी है, या पूछ ली जाएगी कि वैल्यू फाइंड आउट करो, तो क्या बना इनटू में लिख, तो वैल्यू पुट करते हैं, पी बाई क्यू होता है, पी कितना हमारे पास में, पी मतलब P1, ये रहा P1 डिवाइड बाई क्यू कितना हमारे पास में, क्यू नहीं दिया, तो ये हमारे पास में क्यू क्या, Q1 नहीं दिया ना, तो हम Q1 लिखते हैं हमेशा यहां पर, तो Q2 तो नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये Q का मतलब Q1 ही होता है, याद रखना, P का मतलब P1 है यहाँ पे। अब बताओ मुझे क्या है, देखो सिंपल, Q लिखो या Q1 लिखो, बात एक ही है, इनको आप बोलते हो इनिशियल डिमांड, याद रहेगा। P लिखो या P1 लिखो, इसका मतलब है इनिशियल प्राइस, याद रहेगा। तो निकालो आंसर कैसे निकलेगा, हैव अ लुक ऑन दिस। बताओ मेरे पास Q1 की वैल्यू मिसिंग है, लेकिन मेरे पास में वैल्यू किसकी दी है, 4 यूनिट लिखा हुआ है, तो 4 का मतलब क्या है, मेरे पास Q2 दिया हुआ है, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं बेटा Q2 4, तो जवाब तो क्या बनेगा, चेक करो ध्यान से। अगर मैं कहता हूं ईडी की वैल्यू दी है उसने कितनी -1, तो -1 इज इक्वल टू Q1 माइनस 4 अपॉन में 2 इंटू में 12 अपॉन में Q, सही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसकी वैल्यू, देखो ऐसे क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, हालांकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा क्योंकि जहां पर आपके क्वेश्चन लेंदी पड़ते हैं, बट फिर भी निकालने का तरीका क्या है। अब अगर मुझे बताओ एट द एंड निकालना क्या है, Q1 निकालना है, हाँ है ना, Q1 निकालना है, जवाब तो क्या होने वाला है, 2 तो आ गया इस साइड में, तो -2 हो गया, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, अप्लाई करो ना, हाँ हमें आता है अच्छे से मैथ, निकाल पाओगे इसकी वैल्यू, -1 इंटू में 2 इज इक्वल टू Q1 माइनस 4 इंटू में 12 बाई Q, तो Q को ले जाओ वहां पे, ले जाओ सर, तो -2 इंटू में Q कितना, -2 इंटू Q हो गया, यहां क्या बन गया, ये 12 इंटू में है, तो Q1 माइनस 4 इंटू में 12, निकाल पाओगे वैल्यू इसकी, एट द एंड आपको Q1 की वैल्यू निकाल पाओगे, निकाल लेंगे सर, ठीक है। इन शॉर्ट क्या देखो ध्यान से, ज्यादा लंबा वाला पार्ट नहीं करना है, सीधा बात, सीधा जो आइटम मिसिंग है उस वैल्यू को रखो, लास्ट में सारी कैलकुलेशन करोगे, जिसको डिवाइड प्लस करना है करो, एट द एंड आपके पास वो वैल्यू आपको अवेलेबल हो जाएगी बेटा, चाहे वो Q1 की वैल्यू हो, चाहे वो प्राइस की वैल्यू हो जो मिसिंग हो, इज इट क्लियर। और ये काम तो आप मुझसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, आया ना, कर पाओगे यस और नो, चेक करो। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, प्राइस वाला पार्ट। तो बताओ ईडी के रिगार्डिंग कितनी कैटेगरी है, 5 कैटेगरीज है बेटा,
प्राइस के ऊपर 5 कैटेगरी बन सकती हैं। क्या सेम इसी तरीके से इनकम पे कर पाओगे? बताना मुझे। सेम अगर मैं बोलूं, ये तो हो गया प्राइस वाली बात, क्या क्रॉस में क्या होगा? क्रॉस में क्या होगा? क्रॉस में क्वेश्चन लिखूं? आओ बताता हूं। क्रॉस में क्या होगा? एक के प्राइस की बात दूसरे की डिमांड की बात करनी है। एक का प्राइस दूसरे की डिमांड। सर लिखवा के दिखाओ, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। चलो, ये कर पाएंगे हम 5 डिग्री? हाँ कर पाएंगे सर। चलो, लास्ट को बोलते हैं मिक्स फिगर बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो बेटा, इसके अंदर लिखो, मैं लिख रहा हूं, इफ प्राइसेस ऑफ टी इंक्रीजेस फ्रॉम, लिखो, ऑफ टी इंक्रीजेस फ्रॉम, मैंने बोला चाहो तो परसेंटेज क्वेश्चन बन जाएगा, चाहो तो फिगर वाला क्वेश्चन बनेगा। मैं सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूं, द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस फ्रॉम ₹15 to ₹20। अब लिखा मिलेगा यहां पर, देन डिमांड ऑफ कॉफी डिक्रीजेस फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स। चेक करो, आपसे पूछा जाए गुड्स कौन सी है, क्या बताओगे? बताना मुझे भैया। एक के प्राइस में इंक्रीज होने से अगर दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड दूसरी बढ़ रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद आया? याद आया? हमारे पास में नेगेटिव वाला पार्ट चल रहा है। अगर बात होती कौन सी सर हमारे पास में, सर यहां पे हमने उल्टा लिखा, ठीक कर लेते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन सा हमने टी कॉफी लिख दिया अगर यहां पर, तो टी कॉफी के केस में क्या होता है, दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। तो हमने इसको लिखो बेटा, इंक्रीजेस लिखो, तो हमने नाम लिख दिए। देखो, कॉफी राइजेस फ्रॉम 10 यूनिट टू 15 यूनिट। याद रहेगा? मतलब कौन सी गुड्स है अब बन जाएंगी, कौन सी गुड है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर नाम नहीं लिखता, अगर यहाँ एक्स एंड वाई लिखा मिलता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चले आगे। अब मुझे जवाब दो, आंसर निकालो, क्या निकलेगा? सॉल्यूशन निकालते हैं। चेक करो आपका स्टेप नंबर 1। इसमें बेसिक पार्ट है कि एक की डिमांड एक का प्राइस। तो बात करते हैं कौन सा, अगर ये नहीं दिया तो अप्लाई कौन सा करेंगे? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। बट फर्क इतना है, प्राइस किसका, डिमांड किसकी। कह रहा सर इसी निकालो। इसने बोला फाइंड आउट द क्रॉस इलास्टिसिटी। बोलो निकाल पाओगे कैसे? ईसी इज इक्वल टू, क्या लिखूं? ईसी इज इक्वल टू, लिखो, ईसी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। आया ना? अब मैं कह रहा हूं कि क्यू किसकी बात कर रहा है? डिमांड है, वो कॉफी की बात कर रहा है। डिमांड कॉफी के लिए बोला उसने, तो हम क्या बोलेंगे? हम भी बोलेंगे वही बात, डिमांड फॉर कॉफी एंड टी के प्राइसेस। लिखना है तो है, खाली फॉर्मूले में तो है, और फॉर्मूला शो तो करना नहीं है, सीधा आंसर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बताओ? चेंज इन क्यू का मतलब क्या है? Q1 माइनस Q2 अपॉन P1 माइनस P2 इंटू P1 अपॉन Q1। P1 बोलूं या P बोलूं, बात एक ही है। अब बताओ मुझे Q1 कितना है? Q1 10 से 15, तो 10 टू 15 हो गया। प्राइस 15 टू 20, 15 टू 20 हो गया, इंटू P1 कितना है? 15। Q1 कितना है सर? 10। सर हम कर लेंगे, हमें आ गया 5 डिवाइड बाई 5 इंटू में 15 डिवाइड बाई 10, कट गया, कितना बच गया? 1.5। निकाल लोगे वैल्यू? तो बताओ मुझे ईडी की वैल्यू क्या बनी? ईडी की वैल्यू बनी 1.5। इलास्टिक इन इलास्टिक, सर ये इलास्टिक है। कौन सी गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो 3 केस इसी में भी अप्लाई होंगे, याद रहेगा बेटा। ऐसे इनकम के केस में पड़ेगा कि वहां क्या लिखोगे, वहां प्राइस की वजह से क्या लिखोगे? इनकम लिखोगे। इतना ही फर्क है। एग्जांपल दिखाऊं? नोट करना है, क्वेश्चन नोट कर लो। ये कौन सा केस था? क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे इनकम का ही, ऐसे एडवर्टीजमेंट का, बस नाम लिखा मिलेगा वहां पर, और वहां प्राइस और डिमांड लिखे नहीं मिलेंगे। ठीक है, याद रखना, जब भी क्रॉस की बात की जाएगी क्वेश्चन में, कैसे पता चलेगा? अगर टी कॉफी नहीं लिखा मिला तो वहां पे एक्स एंड वाई का नाम यूज किया जाएगा बेटा। ये एक्स कॉमोडिटी, वाई कॉमोडिटी, आपके एग्जामिनर उनको यूज करता है। ठीक है, चले नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। फिर भी कोई डाउट अगर रहेगा आप लोगों को, तो नंबर आपके पास अवेलेबल है बेटा, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, बोलो बोलो, समझ में आ गया? तुम कहो हम चलेंगे आगे। पैटर्न आ गया तो सब आ गया, सिंपल सी बात है। चले आओ, अब बताओ, अगर मैं बात करता हूं बेटा, क्वेश्चन की बात करता हूं इनकम इलास्टिसिटी का। सर बस करो, हमें आ गया। अरे फिर भी इनकम की बात करूंगा तो क्या लिखा मिलेगा? इन ई वाई,
ई वाई निकालो भैया, पूछ लिया। ई वाई इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम इंटू इनकम अपॉन में डिमांड, यही लिखा मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, लिखो क्वेश्चन लिखो, हमें आ गया सर, लिखो तो सही, लिखो इफ इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, लिखो इफ इनकम ऑफ ए कंज्यूमर increases from rupees 2000 to rupees 4000, वैल्यू कुछ भी मिल सकती है, मैं रैंडम लिख रहा हूं वैल्यू 4000, एंड ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच लिखा मिले, हाउएवर, व्हेनेवर, कुछ भी लिखा मिले, पॉइंट है हमारी फिगर क्या दिख रहा है, द डिमांड ऑफ द कमोडिटी rises from 40 units to 50 units, फाइंड आउट ई वाई। निकाल पाओगे, चेक करना कैसे निकालोगे, क्वेश्चन लिखा अप्लाई करें, इनकम इतने से इतनी होगी, मतलब y1 इनिशियल वाली y2, रिमेंबर डिमांड Q1 Q2, निकालो वैल्यू, चेंजिंग क्यों बोलते हैं, Q1 माइनस Q2, मतलब Q1 कितनी है बोलो, 40 माइनस 50 डिवाइड बाय 2000 माइनस 4000 इंटू 2000 डिवाइड बाय, बोलो बोलो बोलो, आता है सर, हमें आता है, समझ में आ गया। तो ये हो गया 10 डिवाइड बाय 2000 माइनस 2000 इंटू में 2000 डिवाइड बाय 40, ये कट गया, बच गया कितना 0 0, तो वही 0.25, समझ में आया। तो बेटा कोई दिक्कत थोड़ी है, बताओ मुझे, ऐसे इनकम ऐसे एडवर्टाइजमेंट लिखा मिल जाएगा, वहां लिखा मिल जाएगा, बताओ भैया एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर 2000 रुपए था, अब 4000 का हो गया, तो डिमांड इतनी फर्क पड़ गया, तो वहां भी सेम निकलेगा। यस और नो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, रिप्लाई करो, क्या ये हो जाएगा, हाँ या ना, तो समझ में आ गया। बाकी आप प्रैक्टिस जितनी करोगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि कैसे आंसर निकालना है, बट ट्राई करना फॉर्मूले माइंड में चले, सिर्फ फिगर आपके हाथ में हो, दैट्स इट, सीधा लिखा आंसर निकाला, इतना वेट नहीं करना कि भैया ठीक है क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते पता होना चाहिए कि y क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, q1 क्या है, q2 क्या है, कर पाओगे हाँ या ना, चले, अब तो हो जाएगा, अरे हाँ सर हो जाएगा, चलो सेम एक लास्ट बच गया, वो भी लिख देता हूं मैं, एडवर्टाइजमेंट ईडी निकालो, मतलब पूछा है उसने ईए निकालो, तो ईए कैसे निकालोगे, एग्जांपल मान लो क्वेश्चन लिखा मिला, क्वेश्चन बोलो सीधा, क्वेश्चन बोलता हूं आंसर निकालते हैं, क्वेश्चन लिखा हो भैया, किसी कंपनी ने, किसी बिजनेस ने, मान लीजिए मैं कहता हूं 5000 रुपए से अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 5 से 10,000 कर दिया, मतलब चेंज कितना हुआ, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन एडवर्टाइजमेंट इनटू में एडवर्टाइजमेंट डिवाइड बाय क्यू। तो मैंने कहा किसी कंपनी की डिमांड, एग्जांपल सुनना, किसी कंपनी की डिमांड 100 से 200 हो गई, 100 से 200 हो गई, मतलब 100 से 200 हो गई, क्योंकि उस कंपनी ने 5 से 10,000 का खर्चा कर दिया, 5000 से 10 का खर्चा कर दिया, ठीक है, तो इनिशियल कितना 5, डिमांड कितनी 100, तो बताओ फाइंड आउट कि उसकी एड से कितना उसका चेंजमेंट आया, बताओ कितना आया, सर ये बन गया 100, ये बन गया 5000, ये बन गया 5000, ये बन गया 100, कट गया सब कुछ, बच गया कितना 1, ईडी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आई 1, आंसर इज क्या है, इलास्टिक, सॉरी कौन सा, यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, इक्वल टू 1, याद रहेगा बेटा, दैट्स इट, ये करना है, बताओ कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ये निकालना भी सीख लिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक सो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, अगर फिर भी कोई डाउट आपको लोगों का रहेगा तो हेज माय नंबर, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आप पूछना पूछ सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, आप करेंगे, कोई डाउट आएगा तो आई विल बी देयर फॉर यू, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग, तो पहली बार पढ़ेंगे आप लोग, मिलते हैं क्लास में, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय 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 बाय।